मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषताओं के बारे में, उसकी सामान्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालेंगे। आधुनिक काल का आरंभ जो कि भारतेंदु युग से शुरू हो चुका था, यद्यपि इस युग के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र का देहांत 1885 में हुआ, लेकिन फिर भी 1900 तक भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियों को आधार बनाकर काव्य रचना होती रही। इसके बाद हिंदी साहित्य में एक नया मोड़ आया। अब ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली में काव्य रचना होने लगी। इस युग को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। इसका काल सन 1900 से सन 1918 तक का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से इस युग का नामकरण हुआ। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन भी किया, उनके नाम से ही इस युग का जो नाम है वो द्विवेदी युग पड़ा। भारतेंदु युग के पश्चात हिंदी साहित्य में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कदम रखा। इस महान विभूति ने युगीन साहित्यकारों को विशेष रूप से प्रभावित किया। सन 1903 में द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का भार संभाला। उन्होंने अपने विचारों और भावों की सफल अभिव्यक्ति द्वारा सभी को प्रभावित किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा पाकर मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद जो द्विवेदी युग के लेखक हुए हैं, श्रीधर पाठक, नाथूराम शर्मा, शंकर आदि सभी ब्रज भाषा को छोड़कर क्या है, काव्य किस भाषा में करने लगे, खड़ी बोली में काव्य रचना करने लगे। द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से समकालीन साहित्यकारों का समुचित मार्गदर्शन करते रहे। द्विवेदी जी उदीयमान लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिए उनकी भाषा प्राय संशोधन करते रहे। जैसे कि सरस्वती पत्रिका में जो भी रचनाएं जिस लेखक की आती थी, उसमें वो संशोधन करके उसको प्रकाशित करते रहे। उन्होंने खड़ी बोली को व्याकरण सम्मत बनाने का भरसक प्रयास किया। इस संदर्भ में आचार्य शुक्ल के ने उचित लिखा है कि खड़ी बोली के पद्य विधान पर भी द्विवेदी जी का पूरा असर पड़ा। बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी और बहुत से लोग ब्रज और अवधि का मेल भी कर देते थे। उनकी भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि दुरुस्त करके वे सरस्वती में दिया करते थे। इस प्रकार कवियों की जो है वो भाषा साफ होती गई। उनके अनुकरण में अन्य लेखक भी शुद्ध भाषा लिखने लगे। आचार्य द्विवेदी की प्रेरणा से हिंदी का व्याकरण भी बना, क्योंकि उन दिनों हिंदी विकास अवस्था में थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त आदि कवियों ने खड़ी बोली की कर्कशता को दूर करके साहित्यिक रूप प्रदान किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का उल्लेख हिंदी साहित्य में समृद्धि करना है तथा उन्होंने देसी विदेशी ग्रंथों का न केवल सुंदर अनुवाद किया बल्कि अन्य कवियों को भी प्रेरित किया। उदाहरण के रूप में श्रीधर पाठक ने ऋतुसंहार का अनुवाद किया। यही नहीं, उन्होंने गोल्डस्मिथ की हर्मिट तथा डेजर्टेड विलेज रचनाओं का क्रमशः एकांतवासी योगी तथा उजड़ा ग्राम नाम से अनुवाद भी किया। गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी तथा कुमार संभव संहार तीनों ही द्विवेदी जी की अनुदित रचनाएं हैं। इसी प्रकार मैथिली शरण गुप्त ने माइकल मधुसूदन दत्त द्वारा रचित मेघनाद वध तथा विरहिणी व्रजांगना के अनुवाद भी किए। कला पक्ष पहले बताया जा चुका है कि द्विवेदी युगीन कवियों ने केवल खड़ी बोली में ही काव्य रचना की है। इस काल के कवियों ने हिंदी का परिष्कृत रूप प्रस्तुत किया और ब्रज भाषा के स्थान पर क्या है, खड़ी बोली को ही कविता का माध्यम बनाया। यही नहीं, इस युग की काव्य भाषा में लाक्षणिक, ध्वन्यात्मक तथा अभिधात्मक पदावलियों का प्रयोग भी देखा जा सकता है। छंद की दृष्टि से भी द्विवेदी युगीन कविता में काफी परिवर्तन आया। इस युग में गीतिका, हरिगीतिका, बरवे, सोरठा, छप्पे, तोटक, चौपाई, रोल आदि छंदों का प्रयोग किया गया। फिर भी वार्णिक छंदों में काफी कुछ लिखा गया। उदाहरण के रूप में प्रिय प्रवास वर्णित छंदों में लिखा गया महाकाव्य है।
राय देवी प्रसाद, रामचरित्र उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी आदि ने द्रुत, विलंबित, शिखरिणी, इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा, मंदाकांता आदि छंदों के प्रयोग पर बल दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्विवेदी युगीन कविता के काल पक्ष में भी काफी परिवर्तन हुआ। विशेषकर इस काल में खड़ी बोली ने परिपक्व रूप धारण कर लिया और आगे चलकर छायावादी कवियों ने इसे एक बार फिर सजाया और संवारा। अब बात करते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले है राष्ट्रीय भावना। द्विवेदी युगीन कविताओं का प्रधान स्वर राष्ट्रीय भावना रहा है। वस्तुतः भारतेंदु युग के पश्चात हिंदी के साहित्यकार खुलकर राष्ट्रीय चेतना पर आधारित कविताएं लिखने लगे। इन कवियों ने जहां एक ओर भारत के अतीत गौरव का गान किया, वहां दूसरी ओर परतंत्र भारत की दुर्दशा पर भी प्रकाश डाला। इसके साथ साथ इन कवियों ने भारतवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति की भी प्रेरणा दी। मैथिली शरण गुप्त का साकेत तथा भारत भारती हरिओद का प्रिय प्रवास तथा रामचरित्र उपाध्याय का रामचरित चिंतामणि आदि कुछ ऐसी काव्य रचनाएं हैं जो न केवल अतीत का गौरवगान करती हैं बल्कि वर्तमान अधोगति के प्रति चिंता भी प्रकट करती हैं। उदाहरण के तौर पर भारत भारती की कुछ पंक्तियां हैं। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारत वर्ष है। द्विवेदी युगीन कवियों ने देश की गरीबी का उल्लेख करते हुए विदेशी वस्तु के बहिष्कार पर भी बल दिया है। इन्होंने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर बल दिया है। इसमें मुख्य रूप से रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, गोपाल शरण सिंह आदि इस युग के प्रमुख कवियों ने भारत भूमि की महानता का क्या है वर्णन किया है और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविताओं की भी रचना की है। ये कवि भारत के अतीत की गौरवमयी संस्कृति का वर्णन भी करते हैं और देशवासियों को प्राचीन दर्शन, कला, साहित्य आदि से अवगत भी कराते हैं। उदाहरण के तौर पर यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल सभी के जो प्रथम आचार्य हैं। रामनरेश त्रिपाठी ने अपने खंड काव्यों में परतंत्रता के बंधनों को काटने का संदेश दिया है। अन्य कवियों ने भी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ अतीत गौरव का गान करते हुए परतंत्र भारत की दुर्दशा के प्रति अपना शोक व्यक्त किया है। परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े हुए देश को स्वतंत्र करने के लिए नाथूराम शर्मा शंकर भारतवासियों में आत्मोत्कर्ष का मंत्र फूंकते हुए कहते हैं, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। फिर बात करते हैं सेकंड पॉइंट, सामाजिक जागरण। द्विवेदी युग की दूसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति सामाजिक जागरण है। यूं तो भारतेंदु युगीन कवियों ने भी सामाजिक समस्याओं के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की, लेकिन उनका दृष्टिकोण संकुचित होने के साथ साथ खंडनात्मक भी था। द्विवेदी युगीन कवियों ने इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाते हुए उसके समक्ष पक्षों पर काव्य रचनाएं लिखी। उल्लेखनीय बात यह है कि द्विवेदी युगीन काव्य में जन साधारण को क्या है स्थान दिया गया और जागरण के साथ साथ समाज सुधार की भावना की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया। यही कारण है कि द्विवेदी युग को जागरण एवं सुधार का युग कहा गया। ये कवि सामाजिक रूढ़ियों तथा जड़ परंपराओं का ही खंडन करते हुए दिखाई नहीं देते, अपितु सुधार के लिए भी क्या है प्रयत्नशील दिखाई देते हैं। विशेषकर श्रीधर पाठक, हरिओद, नाथूराम शर्मा शंकर, मैथिली शरण गुप्त आदि कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं में सामाजिक जागरण की ओर विशेष ध्यान दिया। इन कवियों ने जहां एक ओर नारी शिक्षा पर बल दिया, वहीं दूसरी ओर विधवाओं की दीनहीन दशा के कारुणिक चित्र भी अंकित किए। स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी सदियों से अपेक्षित नारी जाति के प्रति अत्यधिक चिंतित है। इधर गुप्त जी ने साकेत, यशोधरा आदि काव्य ग्रंथों में उर्मिला तथा यशोधरा जैसी उपेक्षित नारियों को प्रतिष्ठा प्रदान की। यही नहीं, इन कवियों ने अछूतों के उद्धार का भी प्रयास किया और वंशगत कुलीनता पर करारे व्यंग किए। दहेज प्रथा तथा बाल विवाह जैसी बुराइयों का विरोध करके इन कवियों ने नारी शिक्षा तथा विधवा विवाह का समर्थन किया। इन कवियों ने समाज के उपेक्षित वर्ग, किसान वर्ग आदि के प्रति भी अपनी सहानुभूति प्रकट की।
कुरीतियों को दूर करने के लिए गुप्त जी ने एक स्थान पर लिखते हुए भी कहते हैं, ये कुछ पंक्ति हैं। रहो न हे हिंदू संकीर्ण, न ही स्वयं ही जर्जर जीर्ण, बढ़ो बढ़ाओ अपनी बाँ, करो अछूतो जनों पर छां। द्विवेदी युग में सामाजिक कविता लिखे जाने के कारण संकीर्ण धार्मिक धारणा के त्याग पर बल दिया जाने लगा। धीरे धीरे इस कविता में आध्यात्मिकता के स्थान पर मानव धर्म का निरूपण होने लगा। विशेषकर गांधी जी के विचारों ने तत्कालीन मानवतावादी धर्म भावना को अत्यधिक प्रभावित किया। इसलिए द्विवेदी युगीन काव्य को मानव मुक्ति का काव्य भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। इन कवियों के काव्य में भक्ति के स्थान पर सेवा, सुधार और लोक कल्याण की भावना देखी जा सकती है। ये कवि ईश्वर प्रेम को मानव प्रेम का आधार मानने लगे थे। उदाहरण के तौर पर, जन की सेवा करना ही बस है सब सारों का सार, विश्व प्रेम के बंधन ही में मुझको मिला मुक्ति का द्वार। अगला पॉइंट है इतिवृत्तात्मकता, जो कि द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण विशेषता बताई जाती है। यह पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि द्विवेदी युगीन काव्य का जो उद्देश्य है, प्रतिपाद्य है, वो है समाज का उत्थान करना। यही कारण है कि इन कवियों ने इतिवृत्तात्मकता को आधार बनाकर काव्य रचना की। फलस्वरूप द्विवेदी युगीन काव्य में भावना के स्थान पर बुद्धि की प्रधानता की ओर ध्यान दिया जाने लगा। इतिवृत्तात्मक का मतलब है कोई जो कथा है या कोई भी वर्णन है उसको बिल्कुल क्लियर करना, उसको बिल्कुल खुलकर जनता के सामने प्रस्तुत करना, ये इतिवृत्तात्मकता का वर्णन कहा जाता है। कि भाई इसमें भावना के स्थान पर बुद्धि की प्रधानता की ओर ध्यान दिया गया। रीतिकालीन शृंगारिकता से अब लोग तंग आ चुके थे। इधर ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना सभा आदि संस्थाओं ने सामाजिक जीवन में नैतिकता को स्थान देने की बात कही। दूसरा, महात्मा गांधी ने राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। गांधी जी नैतिकता के समर्थक थे। फलस्वरूप आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे साहित्यकार साहित्य के क्षेत्र में नैतिकता को आवश्यक मानते थे। फलस्वरूप काव्य में श्रृंगार वर्णन लगभग बंद हो गया था। कहने का भाव यह है कि द्विवेदी युगीन काव्य में कथानकों, नैतिकता तथा आदर्शों को प्रधानता दी गई और भावनात्मकता है जो वो काव्य से लुप्त होने लगी। फलस्वरूप इस काव्य में शुष्कता और विवशता भी उत्पन्न होने लगी। एक उदाहरण है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है। केवल मनोरंजन न कविता का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। इसमें इतिवृत्तात्मकता है कि केवल कविता का कार्य सिर्फ लोगों को मनोरंजन देना नहीं है, उससे एक संदेश भी जनता तक जाना चाहिए। उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। उस कथा को एक कथा के तौर पर नहीं, उसमें समस्या को उठाया जाए और समाधान की भी बात प्रस्तुत की जाए। इस युग के कवियों ने पौराणिक कथाओं तथा चरित्रों को आदर्श रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया और असत पर सत की विजय का प्रतिपादन किया। इस संदर्भ में रामनरेश त्रिपाठी का जो है मिलन, मैथिली शरण गुप्त का साकेत, रंग में भंग, जयद्रथ वध तथा हरिओद का प्रिय प्रवास कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिनमें नैतिक और उपदेश की प्रधानता देखी जा सकती है। रामचरितोपाध्याय की निम्नलिखित पंक्तियां देखिए जो नैतिक और उपदेशात्मक पाठ पढ़ाती हैं। ये कुछ पंक्तियां हैं रामचरितोपाध्याय की। आप जब प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, तो बीच बीच में आप जो कवि हुए हैं उनकी, द्विवेदी युगीन जो कवि हुए हैं उनकी कुछ पंक्तियां समस्या से संबंधित जब लिखते हैं तो वो अलग से एग्जामिनर को हाईलाइट होती हैं और इससे ये पता लगता है कि हाँ, आपने उस राइटर को या उसकी जो रचनाएं हैं उनको अच्छी तरह पढ़ा है। फिर आता है प्राकृतिक वर्णन। द्विवेदी युगीन काव्य में प्राकृतिक वर्णन प्रचुर मात्रा में देखा जा सकता है। श्रीधर पाठक ने प्रकृति के आलंबन तथा संवेदनात्मक चित्र अंकित किए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने भी आलंबन रूप में प्रकृति का क्या है वर्णन किया है। रामनरेश त्रिपाठी ने नदी, पर्वत, सागर, सूर्य, चांद, वन प्रदेश आदि के सुंदर चित्र अंकित किए हैं। हरिओद और मैथिली शरण गुप्त की कविता भी प्राकृतिक वर्णन के लिए प्रसिद्ध है।
प्रकृति के अन्य रूपों की ओर उनका कोई विशेष ध्यान नहीं रहा। उदय सिंह उपाध्याय के प्रिय प्रवास से प्राकृतिक वर्णन, अरे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रिय प्रवास की लाइन जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियाँ, कुछ हरिओद की प्रिय प्रवास की पंक्तियाँ जो कि महत्वपूर्ण है, वो कोट करनी बहुत आवश्यक होती हैं। द्विवेदी युग से जो भी संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसमें प्रिय प्रवास की पंक्तियां, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित तो चला, तरु शिखा पर थी अब रजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। और मैथिली शरण गुप्त की जो पंचवटी रचना है उसकी कुछ पंक्तियां हैं, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। हास्य और व्यंग का प्रयोग, जो द्विवेदी युगीन काव्य है उसमें हास्य और व्यंग भी देखा जा सकता है। द्विवेदी युगीन कवि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रभावित होने के कारण नैतिकता और उपदेशात्मकता की ओर अधिक ध्यान देते रहे, अतः इस युग में भारतेंदु युगीन हास्य और व्यंग्य के उदाहरण देखने को नहीं मिलते। जैसे भारतेंदु युगीन में हास्य और व्यंग्य के उदाहरण थे क्योंकि बालमुकुंद गुप्त जी उस समय लॉर्ड कर्जन थे तो उन पे व्यंग्यात्मक उन्होंने निबंध लिखे हैं। तो द्विवेदी युग में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। फिर भी कुछ कवियों ने संयमित रूप से हास्य और व्यंग्य रूप का वर्णन किया है। विशेषकर राजनीति, विदेशीयता का अंधानुकरण, सामाजिक कुरीतियाँ, शोषण आदि पर द्विवेदी युगीन कवियों ने करारे व्यंग किए हैं। विशेषकर बालमुकुंद गुप्त, नाथुराम शर्मा शंकर, ईश्वरी प्रसाद शर्मा, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी आदि की कविताओं में सामाजिक कुरीतियाँ, राजनीतिक, धर्म आदि पर व्यंग्यात्मक कविताएं लिखी हैं। ये कुछ पंक्तियां हैं। भड़क भुला दो भूतकाल की, सजिए वर्तमान के साज, फैशन फेर इंडिया भर के, गोरे गान करो बनो ब्रिजराज। हमने सच की सुनी कहानी, जिससे मरे झूठे की नानी, सच है सभ्य देश की चीज, तुमको उसकी कहाँ तमीज, औरों को झूठा बतलाना, अपने सच की डींग उड़ाना, यही पक्का सच्चापन है, सच कहना तो कच्चापन है। ये आप लिख सकते हैं पंक्तियां हास्य और व्यंग से संबंधित की। फिर आता है काव्य रूप। काव्य रूपों की दृष्टि से द्विवेदी युगीन काव्य अत्यंत समृद्ध है। इस युग में प्रबंध, मुक्तक काव्यों की रचना की गई, लेकिन मुख्यतः प्रबंध काव्य ही लिखे गए। इस संदर्भ में यह उल्लेख करना जरूरी होगा कि द्विवेदी युग में प्रबंध के दोनों रूपों महाकाव्य, खंड काव्यों का समान रूप से विकास हुआ। जैसे कि आप जानते हैं प्रिय प्रवास, साकेत द्विवेदी युग के जो लिखे हुए कोई क्या है, महाकाव्य हैं। इसी प्रकार रंग में भंग, किसान, जयद्रथ वध, मौर्य विजय मिलन प्रमुख खंड भी इसी काल में लिखे गए हैं, खंड काव्य। इसके अतिरिक्त कुछ कवियों ने इस युग में मुक्तक कविताओं की भी रचना की। प्रबंध काव्य के अतिरिक्त इस युग में गीति काव्यों की भी निर्माण हुआ, जिस पर लोकगीतों का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। प्राय कव्वाली, कजली, विरह आदि में गीति शैली का प्रयोग किया गया है। पंच पुकार, कुकवि, कीर्तन, नौकरशाही, कन्हैया आदि इस युग में उल्लेखनीय गीति काव्य हैं। इसमें हरिओद की पंक्तियां आप लिख सकते हैं। आँख का आंसू ढलकता देखकर जी तड़प करके हमारा रह गया, क्या गया मोती किसी का बिखर, या हुआ पैदा रतन कोई नया। भाषा संस्कार की, भाषा शैली की बात करें तो रीतिकाल में ब्रज भाषा ही काव्य रचनाओं का प्रमुख माध्यम थी। भारतेंदु युग में भले ही खड़ी बोली का विकास हुआ गद्य के उसमें, क्योंकि पद्य में ब्रज भाषा ही थी भारतेंदु में, और आगे चलकर लेकिन भारतेंदु युग के अधिकांश कवि जो साहित्यिक ब्रज भाषा में ही काव्य रचनाएं करते थे, लेकिन द्विवेदी युग तक आते आते गद्य और पद्य दोनों में खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा। इस संदर्भ में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण घटना कही जाएगी। भाषा संस्कार में इस पत्रिका का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभाला। द्विवेदी जी उद्यमान लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी भाषा का प्राय संशोधन करते थे, जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं।
कला पक्ष भी हमने देख लिया था कि भाई इसमें ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को कविता का माध्यम बनाया। कौन कौन से छंद, गीतिका, हरिगीतिका, सोरठा, छप्पे, तोटक, चौपाई, रोला आदि छंदों का इन्होंने प्रयोग किया है। प्रिय प्रवास में वर्णिक छंद का प्रयोग हुआ है। ये था हमारा द्विवेदी युग से संबंधित, उनकी विशेषताओं से संबंधित तो महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल पर बने रहें। चैनल वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगला हमारा टॉपिक छायावाद से संबंधित रहेगा, तो चैनल से जुड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।